उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारी तेज। उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, नेताओं की जेब में नहीं जाएगा पैसा। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी के असर, कई इलाकों में मंडराने लगे हैं बादल। और उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज रहेंगे उत्तराखंड के दौरे पर। बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात खासतौर पर उत्तराखंड की करेंगे और आपको बताएंगे खबर क्या है। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, क्योंकि हम यात्रा देख रहे हैं बीजेपी की निकल रही है। बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, क्योंकि विजय संकल्प यात्रा उत्तराखंड में इस वक्त जारी है। प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा इस वक्त चल रही है और 4500 किलोमीटर की दूरी ये विजय संकल्प यात्रा तय करेगी। फिलहाल बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तराखंड चुनाव को लेकर हर एक पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी की तैयारी भी खासतौर पर इस वक्त देखने को मिल रही है और प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा को निकाला जा रहा है। फिलहाल खबर बड़ी है, आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनराज, क्या जानकारी आप दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि विजय संकल्प यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है, बड़े चेहरों का आना हो रहा है। अनुराग ठाकुर आज पहुंच रहे हैं, क्या समय होगा खासतौर पर और किस तरीके से जनता को बताया जाएगा कि बीजेपी को चुनिए, आगे आने वाले समय में बीजेपी विकास करके दिखाएगी? जी हर्ष, बिल्कुल जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं, लेकिन बीजेपी की कुछ खास तैयारियां इस समय देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि जेपी नड्डा कल उत्तराखंड में थे और वहीं प्रधानमंत्री की एक रैली। अब अनुराग ठाकुर उत्तराखंड आ रहे हैं। आज का प्रोग्राम है कि जो विजय संकल्प रैली निकाली जा रही है, उसका शुभारंभ वो आज कुमाऊं से करेंगे और बागेश्वर वो आज पहुंचेंगे। यानी कि माना जा रहा है कि 11 बजे वो बागेश्वर पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो विजय संकल्प रैली है उसका शुभारंभ करेंगे और उस यात्रा को कहीं ना कहीं 4500 किलोमीटर की दूरी आज वो यात्रा तय करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी किस तरीके से जनता के बीच पहुंचती है और किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी अपनी जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं, तमाम योजनाओं को जनता के सामने रखने की कोशिश करेगी। हालांकि हर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर बीजेपी पर जनता कितना विश्वास जताती है या नहीं जताती है। ठीक है धनराज, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या भरोसा बीजेपी पर आम जनता कर रही है, क्योंकि विजय संकल्प यात्रा के दौरान जनसंवाद किया जा रहा है, लोगों से मुलाकात की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी आपके साथ है, लेकिन क्या जनता बीजेपी का साथ देगी 2022 के अंदर? क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी पार्टी दोहराती नहीं है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि सीएम धामी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनेगी और धामी ही अगले सीएम होंगे। क्या वाकई ये हो पाएगा? जनता का मूड क्या है? जी हर्ष, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है वो यही इतिहास है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, यानी कि जो सत्ता में सरकार आती है वो लौट कर नहीं आती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी का जो दावा है, बीजेपी के बड़े नेता जो दावा कर रहे हैं वो साफ तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार इस इतिहास को बदलने की कोशिश करेगी, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री प्रदेश को दी है, युवा प्रदेश है, युवा मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो समर्थन है वो उनको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी जनता के बीच जा रही है और तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं, तमाम योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच तक पहुंच रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जनता उन पर विश्वास जताती है नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर जनता पर विश्वास जताती है या नहीं जताती है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हर एक पार्टी तैयारी कर रही है, तो मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड के अंदर है और आम आदमी पार्टी पूरी जद्दोजहद कर रही है कि अपनी सरकार
उत्तराखंड के अंदर बना ली जाए, क्योंकि इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको जानकारी दे देते हैं कि उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य की बदहाली के लिए बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। जिम्मेदार ठहराते हुए कहा गया कि विकास का पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है। आपकी सरकार अगर बनेगी तो टैक्स से मिलने वाले पैसे से आधुनिक स्कूल और अस्पताल खोले जाएंगे। वहीं सिसोदिया ने यह भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से उत्तराखंड में सत्ता छीन रहे हैं। दोनों दलों के राज्य के संसाधनों का अपने हित में दोहन किया गया है, अपने हित में उसे इस्तेमाल किया गया है और टैक्स से मिलने वाली रकम इन सरकारों ने मंत्रियों और नेताओं के जेब में डाल दी है। आपकी सरकार अगर बनती है यानी आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड के अंदर आती है तो ऐसा नहीं होगा और राज्य सरकार का बजट जनहित में खर्च होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति निजी स्कूलों से बेहतर हो गई है और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के अंदर हम विकास को करके दिखाएंगे। सुनने आए हैं आप, बल्कि मुझे खुशी इस बात के लिए हो रही है कि चुनाव के पहले आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि अब हमारे पास विकल्प है। 21 साल पहले हम लोगों ने उत्तराखंड बनाया था अपनी जान में खेल के। इसलिए बनाया था कि लखनऊ बहुत दूर था, इसलिए बनाया था कि उत्तराखंड का विकास उत्तराखंड से हो सके। लेकिन पिछले 21 साल में एक बार कांग्रेस आई, आप लोगों को ने देखा कांग्रेस ने काम नहीं किया तो गुस्सा आया, गुस्से में आप बीजेपी को ले आए। बीजेपी ने भी 5 साल गड़बड़ की, इनके मंत्रियों ने खूब भ्रष्टाचार किया, कुंभ से लेके माइनिंग तक में, और उसके बाद वापस आप कांग्रेस को ले आए गुस्से में। फिर आपको कांग्रेस में गुस्सा आया, कांग्रेस वालों ने भी गड़बड़ पे गड़बड़ की, आपके यहाँ एक स्कूल बनाया लेकिन सुविधाएं नहीं दी, सड़क बनवाई, जैसा भूपेश भाई अभी कह रहे थे, उनका दर्द झलक रहा था, आपका दर्द झलक रहा था उनकी बातों में। आपको कांग्रेस में फिर गुस्सा आया, आपने दोबारा बीजेपी को मौका दिया। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी हम लोग इसलिए करते रहे क्योंकि एक को एक पे हम भरोसा करते। 5 साल में वो गद्दारी करता, हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ गद्दारी करता, हमारे अस्पतालों में दवाइयां का पैसा खा जाता, हमारी बिजली की लाइटों का पैसा खा जाता, हमारे रोजगारों, हमारे नौजवानों की रोजगार का पैसा खा जाता। उसके बाद हम 5 साल बाद दूसरे को ले आते, फिर 5 साल बाद पहले को ले आते, फिर दूसरे को ले आते। करते क्या? करते क्या? आगे कुआं पीछे खाई। लेकिन अब विकल्प है। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 7 साल से ऐसी सरकार चल रही है जिसकी लोग ईमानदारी की कसम खाते हैं, जिसके काम करने की कसम खाते हैं। लोग कहते हैं कि 5 साल में इस सरकार ने जो करके दिखा दिया, पिछले 70 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में सरकारें रही, कोई भी करके दिखा पाया। 5 साल में केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया। 2015 में जब केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी थी, मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टूटे फूटे बेंच पड़े रहते थे। लेकिन 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गए। इतनी शानदार काम करके दिखा दिया। अगर 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में करके दिखा सकते हैं तो 21 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के स्कूल इतने शानदार क्यों नहीं किए कि यहाँ के बच्चे शान से कह सके हम शानदार स्कूल में पढ़ते हैं? क्यों नहीं किया? अभी भूपेश भाई ने कहा विकास नहीं है। एक बात ऊपर तक, जहां तक आवाज आ रही है मेरी, जहां तक दिख रहा है, आप सबको कहना चाहता हूं, सहमत हो तो हाथ उठा के बताइएगा। विकास कभी नहीं आता, विकास हमेशा शिक्षा के पीछे चल के आता है। विकास की कोई और गाड़ी नहीं है, विकास केवल और केवल एजुकेशन के पीछे आता है, शिक्षा के पीछे आता है। सहमत है कि नहीं है? बिना शिक्षा के विकास आ सकता है क्या? तो पहले शिक्षा ले आइए, विकास की तो मजबूरी है, अपने आप पीछे पीछे चल के आना पड़ेगा उसको। आज दिल्ली में लोगों का विकास हो रहा है इसलिए क्योंकि वहां के स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलने लगी। केजरीवाल जी ने दिल्ली के अस्पताल ठीक कर दिए, वहां पे भी दवाइयां नहीं मिलती थी, पहले डॉक्टर नहीं होते थे, एक्सरे की मशीन नहीं होती थी, और मशीन होती थी तो काम करने के लिए ऑपरेटर नहीं होता था। लेकिन 5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक करके दिखा दिए। आज किसी भी सरकारी अस्पताल में चले
पैकेज और शानदार इलाज मिलता है। और केजरीवाल जी ने व्यवस्था कर दी कि दिल्ली के लोगों को, अगर कई बार तो उत्तराखंड से भी लोग जाते हैं, देश भर से लोग जाते हैं। चलिए, मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल धनराज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनराज, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है और आम आदमी पार्टी का क्या रुख इस वक्त है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि जनता में विश्वास जगा रही है आम आदमी पार्टी और जिस तरीके से दावा कर रही है, क्या वाकई दावे पूरे हो सकेंगे? जनता क्या कहती है? जी हर्ष, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड में जो पहले से इतिहास है वो बीजेपी और कांग्रेस का ही है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जरूर दोनों पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि तीसरा विकल्प अब जनता को मिल चुका है, क्योंकि अभी तक कोई विकल्प जनता के पास नहीं था। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार अपने दावे और वादे उत्तराखंड में कर रही है और जिस तरीके से दिल्ली में विकास किया है उसके तर्ज पर उत्तराखंड में विकास करने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, तो कहीं ना कहीं उससे जनता को थोड़ा विश्वास जरूर जगा है। तो वक्त बता पाएंगे धनराज क्या कुछ रहेगा, कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाएगी? फिलहाल जानकारी आप देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल मनीष सिसोदिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड का दौरा है, लेकिन कांग्रेस भी बड़ी तेजी से जद्दोजहद कर रही है सरकार बनाने की। फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज हो चली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा ऐलान किया है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जनरल विपिन रावत के गांव से वीर ग्राम यात्रा शुरू करने जा रही है। एक तरफ बीजेपी की यात्रा हो रही है, विजय संकल्प यात्रा, तो हरीश रावत की तरफ से ये वीर ग्राम यात्रा को निकाला जाएगा। 20 और 21 दिसंबर को होने वाली 13वीं के रस्म के दिन ये यात्रा शुरू होगी, क्योंकि सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं। विशाखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, क्या जानकारी खासतौर पर आप देंगी, क्योंकि सैनिकों के परिवारों को हर कोई साध रहा है और उत्तराखंड में लगभग 85% से ज्यादा हर एक घर से सैनिक है। हम चाहे आम आदमी पार्टी का जिक्र करें, आम आदमी पार्टी ने पूर्व सैनिक को मैदान में उतार दिया है और सीएम धामी भी कहते ये नहीं थकते हैं कि वो सैनिक परिवार से हैं। अब सीडीएस विपिन रावत को लेकर कांग्रेस दांव चल रही है कि उनकी 13वीं के दिन खासतौर पर ये यात्रा शुरू की जाएगी। कितना लाभ कांग्रेस को इससे मिलेगा? जी बिल्कुल हर्ष, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है और एक बड़ी संख्या में जो सैनिक परिवार है यहाँ पर वो मिलते हैं और आर्मी में जाने को लेकर, सेना में भर्ती होने को लेकर जो युवाओं में जोश है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जनता में से एक बड़ा वर्ग जो सेना के प्रति समर्पित कहिए, सैन्य भाव कहिए या फिर सेना में कहीं ना कहीं एक योगदान देने वाला कहिए, वो है और उसको साधने की पूरी कोशिश हर पार्टी के द्वारा की जा रही है। जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और उसके बाद सीएम धामी भी कहते हैं कि वो एक सैनिक परिवार से है और जाहिर तौर पर कांग्रेस के द्वारा भी देखिए राहुल गांधी में भी वही सैनिकों को लेकर, सैनिक वोट बैंक को लेकर जो दाव चला गया कहिए या फिर जो कदम उठाया गया कि शौर्य सम्मान उनके द्वारा आयोजित किया गया, तमाम जो सैनिक परिवार 1971 के युद्ध में शामिल थे उनको सम्मानित किया गया। तो जाहिर तौर पर क्योंकि आप देखें कि राहुल गांधी की जो रैली है वो काफी शानदार तरीके से, भव्य तरीके से राजधानी देहरादून में आयोजित हुई, यानी कि जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वो जनता से मिला सैनिकों के प्रति सम्मान देकर कांग्रेस को। तो उसी अपनी जो आप समझिए कि चुनावी रणनीति है, जहां से जनता अधिक से अधिक कांग्रेस के साथ जुड़ रही है, उसी को आगे बढ़ाने का कार्य इस कदम के द्वारा कांग्रेस कर रही है कि जनरल विपिन रावत की जो गांव है वहां से उनके 13वीं के दिन उन्होंने जो वीर यात्रा है वो निकाली जाएगी और जो उन्होंने कहा है, हरीश रावत की तरफ से कहा गया है कि उनका कदम केवल चुनावी रणनीति के तहत ये नहीं है, सैनिकों के लिए उनकी पार्टी हमेशा से कार्यरत रही है, हमेशा से सम्मान देने के लिए तत्पर है और उसी को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो कर रहे हैं। ये हरीश रावत की तरफ से बयान दिया। ठीक है, लेकिन विशाखा खासतौर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर आपसी कलह लगातार जारी रही है। हालांकि हर मुद्दे को उठाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो हरीश रावत को बहुत मुश्किल से सीएम बनने का मौका मिला था जब एक समय था इंदिरा हृदयेश का, लेकिन जब हरीश रावत सीएम बने हैं तो इस बार क्या आपको लग रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, बड़ा चेहरा है, इस वक्त कांग्रेस किस पर दाव चलने की कोशिश कर रही है? क्योंकि प्रीतम सिंह
का नाम अगर हम लेते हैं तो नाम उनका खास तौर पर आ रहा है कि प्रीतम सिंह हो सकते हैं। खैर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हरीश रावत को क्या एक बार फिर मौका मिलेगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री बनने का? जी बिल्कुल है। देखिए फिलहाल कांग्रेस की जो आप समझिए कि जो कमजोरी रही है अब तक की चुनावी रणनीति के तहत, वो यही रही है कि कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत को पूर्ण रूप से चुनाव की जो कमान है वो नहीं सौंपी गई। इससे पहले उन्हें पंजाब की राजनीति में उजाकर रखा गया और जब पूरी तरीके से उत्तराखंड की राजनीति मिली तब भी केवल चुनावी कमान उनके पास है। और जिस तरह से आप समझिए कि उनकी जो छवि है उत्तराखंड की जनता के अंदर या उनकी लोकप्रियता है, उस हिसाब से ना तो वो किसी चुनावी रणनीति में एकदम अग्रणी भूमिका दिखाते हुए दिखते हैं, या फिर जो अन्य चीजें हैं वो तो जाहिर तौर पर फिलहाल यदि कांग्रेस एक सही समय पर हरीश रावत को कहीं ना कहीं अपने मेन चेहरे के तौर पर, मुख्य चेहरे के तौर पर चुनाव में उतरती है तो इसका बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलता है। और जब जब कांग्रेस ने हरीश रावत को मुख्य चेहरे के तौर पर रखा है, आगे हरीश रावत रहे हैं, पीछे बाकी नेता रहे हैं, तब तक कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। तो जाहिर तौर पर यदि इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस ऐसा करती है तो उसके लिए फायदे वाली राजनीति होगी। यह समय बताएगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हरीश रावत को रखा जाता है या नहीं रखा। ठीक है, एक आखिरी सवाल विशाखा, आप लोगों के दिलों को टटोलने की कोशिश कर रही हैं, आप प्रोग्राम कर रही हैं उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जाके, क्या लग रहा है आपको? क्या कांग्रेस को दोहराना चाहती है खासतौर पर जनता कि कांग्रेस एक बार फिर से आए, या फिर बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, क्या बीजेपी को लाने की कोशिश करेगी, या त्रिकोणीय मुकाबला हम देखेंगे कि उसमें आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी? क्योंकि इतिहास रहा है एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार ये हो सकता है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस आम आदमी पार्टी हो, जो कयास कहा जा रहा है। लेकिन लोगों के दिलों में क्या है, आप क्या जान रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल है। देखिए जब धरातल पर उतरकर जनता से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में भी एक बड़ा वोट बैंक है। और जिस तरह से धामी ने कहीं ना कहीं जो चीजें थी उनको सही किया है, जो अस्थिरता की जो स्थिति पैदा हुई थी पिछले 2-3 महीने पहले, उसको सही किया है। तो जो लोग या समझिए कि जो बीजेपी सपोर्टर्स रहे हैं, जो प्रो बीजेपी रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं धामी ने वापस इकट्ठा करने का जो कार्य है वो अपनी तरफ किया है। और उसके बाद कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर केंद्रीय तौर पर कहिए, राज्य के तौर पर कहिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, वहां पर कहीं ना कहीं जो लोग इस आकलन करके इन 2-4 चीजों का या विकास का आकलन करके जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे रखते हैं। और उनके द्वारा कहा गया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के समय में कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल में थी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए थे। और तीसरे तौर पर यदि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बात कर रही है जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की, मुफ्त बिजली की, मुफ्त तीर्थ यात्राओं की, मुफ्त शिक्षा की, उसके बाद महिलाओं के खातों में कहीं ना कहीं उनकी एक बेसिक नीड पूरी करने की, तो ऐसे भी एक बड़ी संख्या में जनता में लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुद्दों से कनेक्ट करते हैं। और उनका कहना है कि इस बार अगर एक अच्छा उम्मीदवार उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी खड़ा करती है तो उनको भी बिल्कुल वोट जाएगा। तो जनता जनार्दन है और जनता फैसला लेगी कि आखिर कौन सी पार्टी अपनी अहम भूमिका 2022 में निभा पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बैडमिंटन प्रतियोगिता है। खबर क्या है आपको फटाफट से बता देते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त हम काफी एक्टिव देख रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल जानकारी पूरी आपको देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ किया है। और 18 से 20 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता राज्य आंदोलनकारी और पूर्व उपाध्यक्ष सचिवालय संघ स्वर्गीय संदीप मोहन चमोला की स्मृति में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संदीप मोहन चमोला के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है और कई बातें भी कही गई हैं। साथ ही साथ खुद भी बैडमिंटन खेलते हुए सीएम नजर आए हैं। वहीं चुनावों से पहले कई फेरबदल भी देखने को उत्तराखंड के अंदर मिल रहे हैं और आपको जानकारी दे देते हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने भी फेरबदल करना शुरू कर दिया है। जानकारी है कि उत्तराखंड चुनाव से पहले धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उत्तराखंड में 6 जिलों के पुलिस कप्तानों को बदल दिया गया है। 28 पुलिस अधिकारी का
इधर से उधर तबादला कर दिया गया और सीयू सिटी देहरादून हरिद्वार भेज दिए गए हैं। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले राज्य सरकार ने 6 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 28 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार पुलिस मुख्यालय में एसपी अपराध और कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही श्वेता चौबे एसपी चमोली बनाई गई हैं। एसपी चमोली यशवंत सिंह एसएसपी पौड़ी होंगे और एसटीआरएफ कमांडेंट नवनीत भुल्लर अब एसएसपी टिहरी होंगे। यहां से तृप्ति भट्ट को एसपी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदीप कुमार राय एसपी उत्तरकाशी होंगे, जबकि यहां से मणिकांत मिश्रा को सेना नायक एसडीआरएफ भेजा गया है। एसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी को 31वीं वाहिनी रुद्रपुर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एसएसपी अल्मोड़ा पंकज भट्ट नैनीताल एसएसपी होंगे। वहीं मंजूनाथ टीसी अल्मोड़ा के नए एसएसपी बनाए गए हैं और पौड़ी की एसएसपी रेणुका देवी को एसपी अपराध और कानून व्यवस्था मुख्यालय दिया गया है। वहीं लगातार धामी सरकार लोगों को सौगात दे रही है और एक जानकारी आपको देते हैं कि धामी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को एक और नई सौगात दे दी है और ये कहा जा रहा है कि पुलिस में जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, रोजगार मिल सकेगा और 1521 सिपाहियों और 197 दरोगाओं के लिए ये नोटिफिकेशन जारी होगा। कई छात्रों ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति इस वक्त क्या है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस की भर्ती जल्द से जल्द शुरू होगी। संचित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त बुलेटिन में जुड़ने के लिए। संचित, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया खासतौर पर जिसकी डिमांड थी कि भर्ती प्रक्रिया हो, अब वो शुरू होने जा रही है, लेकिन चुनाव से पहले सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है। कितना फायदा बीजेपी की सरकार को मिलेगा और क्या वाकई हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में जो भर्ती की प्रक्रिया और भी रह गई है, जिसके लिए बातें कही जा रही थी, वो पूरी हो जाएगी? देखिए, आप देखेंगे अगर बीते सरकार के कार्यकाल की आप बात करो तो भर्तियों को लेकर के तमाम तरीके की राजनीतिक मुद्दे भी बनाए गए और तमाम तरीके की राजनीति भी उत्तराखंड में तेज है। जब से पुष्कर सिंह धामी के हाथ में उत्तराखंड की कमान आई है और आप देखिए कि घोषणाओं की अगर बात करें और शिलान्यास की बात करें तो तमाम तरीके का काम पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में किए हैं। और आप देखिए अगर भर्तियों की बात करें, रोजगार की बात करें तो उसको भी कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार में बढ़ाया है। अभी आप देखिए कि बीच में होमगार्ड की भर्ती निकली थी और अब आप देखिए कि जो पुलिस कांस्टेबल और दरोगाओं की भर्ती निकली है, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के युवा है उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी पुष्कर सिंह धामी पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपने देखा ही है कि जो युवा है वो पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। और पुष्कर सिंह धामी बेहद ही युवा मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में स्थापित है, तो कहीं ना कहीं वो ये साफ तौर पे ये भी कहते नजर आते हैं कि उनको युवाओं की चिंता है। उत्तराखंड की जो युवाओं का दर्द है वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ता है, तो इसलिए वो जो युवाओं के पक्ष में जो चीजें हैं वो करने का काम कर रहे हैं। संचित, लेकिन ये जो युवाओं पर दांव खेल रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, आखिर कितना ये दांव सफल हो पाएगा, क्योंकि 2022 बेहद नजदीक है और भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो राजनीति होती रही उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी असफलता हाथ उसे लग रही है कि भर्ती प्रक्रिया को जब सामने रखा गया और ये कहा जा रहा है कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, तो क्या वाकई बीजेपी को सीधा सीधा इसका फायदा होगा, खासतौर पर पुष्कर सिंह धामी को? देखिए हर्ष, इस वक्त अगर जो बीजेपी का सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ये है कि जो 57 सीटें उनके हाथ में उसको बचा करके दोबारा सत्ता में काबिज होना। और कांग्रेस, चलिए ठीक है संचित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। एक बड़ी जानकारी पंजाब से भी मिल रही है। स्वर्ण मंदिर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, पंजाब से जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर ये है कि स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब की तलवार उठाने एक युवक घुसा था, जिसे पीट कर मार डाला गया और डीसीपी ने शख्स के मौत की पुष्टि भी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री चन्नी ने पूरी घटना के गहन जांच के आदेश भी दे दिए हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है और सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं और सीएमओ की तरफ से भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि ये वो तस्वीर है जब पीट कर एक युवक को मार दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री चन्नी ने पूरी घटना के गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वर्ण मंदिर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। चलिए फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।